जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का पेपर नंबर 3। ये बिहार पुलिस के ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन की तरफ से 63 प्रीवियस सेट जो है दिया गया है क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में, और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ साथ उसका ब्रीफली जो है डिस्कशन दे रखा है। यदि हम सारे क्वेश्चन का ब्रीफली डिस्कशन देख लेते हैं तो आगामी जो एग्जाम होगा उसमें जो भी क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न पे, यदि इसी तर्ज पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन में लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखना है। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे इसका PDF के साथ साथ बहुत तरह के बुक का हम PDF भी इस पर शेयर करते हैं। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। तो वस्तु का संवेग 2 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं। वस्तु के संवेग बराबर जो होता है वह होता है मास गुने वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान गुने वेग। अब देखिए, जब मास को क्या किया, चौगुना कर दिया और वेलोसिटी को आधा कर दिया, तब यहाँ पे जो ये 4m हो जाता है। इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 2mv, यानी 2 गुना हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर 2 गुना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। कह रहा है राज्यसभा, राजा, राज्य के लिए सभा, ये यहाँ पे गलत है। ये होगा इसका आंसर राजा की सभा। ठीक है, राजा की सभा ये होगा सही आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर ये गलत दे रखा है। अब गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त सही है। सेना नायक, सेना का नायक ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डाइस ने कोशिकाओं में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। तो ये दिया गया था J.E. प्रुकिंजे के द्वारा। डिस्कशन कर रहा है, J.E. प्रुकिंजे ने कोशिकाओं में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, डुजार्डिंग ने जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्मा की खोज की, जबकि प्रुकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार संजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पॉइंट है, टीबी बैक्टीरिया की खोज जो है रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा F7 का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दे रखा है F1 का प्रयोग लगभग हर प्रोग्राम के लिए सहायक स्क्रीन खोलता है। F2 का प्रयोग किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की अनुमति हेतु किया जाता है। F3 कुंजी का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोजने के लिए मदद करता है। वहीं F4, यदि Alt + F4 बटन दबाते हैं तो सक्रिय जो विंडो होगा उसको क्या करेगा, बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ये साकले के द्वारा किया गया। यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले ने किया। इसके अलावा उनके सहयोगी जॉन बर्डिन एवं वाल्टर ब्रेटेन थे। अब कुछ यंत्र और उसका आविष्कारक का नाम देख लेते हैं। जैसे डिस्क ब्रेक, उसको जो खोजा गया था F लेंचेस्टर के द्वारा। सेफ्टी पिन वाल्टर हंट के द्वारा। गैल्वेनोमीटर एंड्रो मेरी एम्पेयर के द्वारा। लिफ्ट या यांत्रिक एलिसा ओटिस के द्वारा। स्कूटर G ब्रॉडशॉ के द्वारा। बाईसाइकिल कैनी मैक मिलन के द्वारा। कताई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। डायनेमो माइकल फ्राइडे के द्वारा। लाउड स्पीकर होरेस शॉर्ट के द्वारा। टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बताना है 1857 के क्रांति विद्रोह के नेता दे रखा है एक तरफ और एक तरफ केंद्र।
यहाँ पे इसका हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब जो लड़े थे वो लड़े थे कानपुर से, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बहादुर शाह जफर ये दिल्ली से लड़े थे लाल किला के पास से, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से सी हो जाएगा। देखिए नीचे दे रखा है और जो केंद्र है और नेतृत्व करता और उसको दमन कौन किया ये भी दे रखा है। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व किया था और सैन्य नेतृत्व जो किया था वो किया था बख्त खां के द्वारा, और ये इस विद्रोह को जो दबाने का काम किया था ये किया था निकलसन, जो कि मारा गया, फिर बाद में हडसन ने किया था। फिर आता है कानपुर। कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे ने किया, उसको दबाने का काम कैंपबेल के द्वारा किया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल जिसे मोहम्मदी खातून कहा गया था, उसको हेनरी लॉरेंस जो मारा गया, बाद में कैंपबेल आकर के इस विद्रोह को दबाता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और हिरोज जो है इसको दबाता है, हिरोज ही झांसी लक्ष्मीबाई को जो है मार गिराता है, ठीक है। और हिरोज के द्वारा ही कहा जाता है कि इस विद्रोह में मुझे सिर्फ एक मर्द देखने को मिला, वह रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद से लियाकत अली खां और कर्नल नील यहाँ पे दमन किया। जमशेद जगदीशपुर या आरा वीर कुंवर सिंह के द्वारा, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर के द्वारा दमन किया गया। बरेली में देखिएगा खान बहादुर खान हो जाएगा, कैंपबेल के द्वारा उसको दमन किया गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कर्नल नील के द्वारा जो है दमन किया गया था। फतेहपुर में अजमुल्ला जनरल रेनल के द्वारा इसको दमन किया गया। फिर आता है बरदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ वल्लभ भाई पटेल होगा क्योंकि बरदौली के महिला के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। अब देखिए बरदौली में 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बरदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है, उसी समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% वृद्धि कर दी, जिसके खिलाफ वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। आंदोलन के फलस्वरूप बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा मामलों का जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। उसके बाद आता है बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 8 नंबर क्वेश्चन का है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। कह है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 आय समूह में विभाजित किया गया है। निम्न आय हो जाता है, निम्न मध्य आय हो जाता है, उच्च मध्य आय हो जाता है और एक उच्च आय होता है। अब विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। सदस्य देश की संख्या इसमें जो है 189 है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का दे रखा है, 14 सेमी वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो कुल पृष्ठ अर्धगोले का सबसे पहले फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप। अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr², ठीक है। और इसमें 14 सेमी आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालेगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर द्विघातीय समीकरण दे रखा है, उसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनुपात दे रखा है 1:2, इस सब का अनुपात दे करके फिर क्या करना है आपको, यदि पूछे है तो इसका वैल्यू निकालना है, तो सारे के नीचे दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, तीनों में एलसीएम ले लीजिएगा, 2, 3, 4, इसका एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा। 12 से सब में मल्टीपल कर दीजिएगा, यहाँ पर कर दिया गया है, फिर इसका जो है निकल जाएगा अनुपात।
फिर देखिए इसका योग के लिए फॉर्मूला होता है SN बराबर, यहाँ पे दे रखा है n/2 a + n-1 d, जहाँ पे a जो है प्रारंभिक हो जाएगा, d इसका डिफरेंस दोनों के बीच का हो जाएगा, ठीक है, और n जो कितना टोटल नंबर है ये लगा दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा और इसका वैल्यू आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ये सेम दे रखा है, या इसे निकालिएगा तो n/2 लास्ट पद, फर्स्ट पद जो पहला पद होगा वो, और लास्ट पद जोड़ दीजिएगा, उसके बाद 2 कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया किस राज्य में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी मध्य प्रदेश में, ठीक है। कह रहे भारत में झूमिंग कृषि का एक आदिम रूप है जिसे बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया, बेबर, मसान और पेंडा कहा जाता है। अन्य झूम कृषि के प्रकार या संबंधित राज्य देखिए, इससे भी क्वेश्चन बराबर पूछने को देखने को मिलेगा आपको। झूम कृषि पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में कहा जाता है। बेबर दहिया मध्य प्रदेश में, पोंडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट भारत में, कुमान या पामा डाबी ये उड़ीसा में, बालेरे या बाल्टेरे ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। फिर आता है खील, हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है। कुरुबा झारखंड में, पामलू ये मणिपुर में, दीपा छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, काइगिर ये आपका फिलीपींस में, मिल्पा मैक्सिको या मध्य अमेरिका में, कोनुको वेनेजुला में, रोक्को ब्राजील में, लदांग ये इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, रे वियतनाम में, तैगा म्यांमार में, चेन्ना श्रीलंका में। नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में, डी आंसर हो जाएगा। कर है टर्शियर युगीन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम असम में है, नवेली तमिलनाडु में है और पालना ये आपके राजस्थान में है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नारगुडी में होने का अनुमान लगाया गया है। प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र संबंधित राज्य देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज है, झारखंड में देखिएगा झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, छत्तीसगढ़ में तातापानी, रामकोला, उड़ीसा में तलचर, तेलंगाना में सिंगरैली, मध्य प्रदेश में सिंगरैली, ठीक है। तेलंगाना में होगा सिंगरैनी, रैनी है यहाँ पे रैली हो जाएगा। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुल कोयले तृतीयक या टर्शियर युगीन चट्टानों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर का, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1985 में, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब गंगा एक्शन प्लान के बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। कह रहा है यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 14 जनवरी 1986 को पूरी तरह लागू हुआ। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प हेतु प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना 2016 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो ये हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। देखिए कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गिगेनबार ने 1899 ईस्वी में किया था। प्लेटीहेल्मिन्थीज शब्द का अर्थ चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं जिसके कारण
मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संघ के जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण दे रखा है, इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। कुछ प्रजाति स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होते हैं, जैसे प्लेनेरिया। दूसरा है, ये जिन जंतुओं में आश्रय पाते हैं उनसे सटे रहने के लिए शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती है तथा शरीर के अंदर के अंशों के बीच की जगह पेरेन्काइमा से भरी रहती है। ठीक है। चौथा पॉइंट कह रहा है इसमें, ये जंतु त्रिस्तरीय होती हैं, अर्थात इनका शरीर एक्टोडर्मिक, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना होता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है, इस संघ के जंतु प्रायः उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। उदाहरण के लिए प्लेनोरिया हो जाएगी, फैसिओला हो जाएगा, टीनिया हो जाएगा, सिस्टोसोमा हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के डैश जिले में स्थित है। ये हो जाएगा भागलपुर जिला में है। यह अभ्यारण्य जो है भागलपुर जिले के में सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अनुसूचित किया गया है। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कर है, कृष्णा नदी जल विवाद डैश बांध से संबंधित है। तो ये हो जाएगा श्री सैलम बांध से। कृष्णा नदी जल विवाद श्री सैलम बांध से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में कृष्णा नदी के जल को लेकर के विवाद चल रही है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। इसका अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी गोदावरी के बाद, यानी गोदावरी पहली प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। उसके बाद दूसरी जो है वो कृष्णा नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है जो सैंदरी में महाबालेश्वरम के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। चलिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है कहलाते हैं डैश। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए तो ये हो जाएगा निपात। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सु जोर आगत, स्वागत हो जाता है यहाँ पे, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्रों को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये हो जाएगा 33%। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% क्षेत्रों को वनों के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत के वन क्षेत्र भूमि के जो है क्षेत्र का 25.17% है। 21.76 वन आवरण है। 3.41 वृक्ष आवरण है। नेक्स्ट पॉइंट है 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिरता और सुनिश्चित करना था। फिर आता है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, 12,000 की धनराशि पर 4 महीने के लिए 720 सरल ब्याज मिला तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस फॉर्मूला पे निकालिएगा ये, तो यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, 18% आंसर होगा। अब फिर दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि BC बराबर AB और कोण B बराबर 70 डिग्री है तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, यदि BC ये दोनों बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कोण क्या हो जाएगा? 2x प्लस 70 इजकल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, फिर उसका जो है मान पुट कर दीजिएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा आपका।
यही किया हुआ है यहाँ पे सेम, तो कोण ए जो हो जाएगा 55। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मीना अपने वेतन का 12.5% बचाती है तो 35,000 खर्च करने के बाद उसका वेतन रुपया में क्या होगा, तो इसका निकाल दिएगा, तो इसका आंसर आएगा ए आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, परमाणु संख्या 18 द्रव्यमान संख्या 40 हो तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या होगा, तो ये 40 10 आर्गन, यहाँ पे इसका आंसर आर्गन हो जाएगा, ए हो जाएगा। परमाणु संख्या 18 द्रव्यमान संख्या 40 हो तो तत्व के नाभिक का प्रतीक चिन्ह आर्गन होगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है, इसे Z से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या Z, नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या P, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या E, तो देखिएगा Z बराबर P बराबर E होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल द्रव्यमान संख्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अतः द्रव्यमान संख्या A, प्रोटॉन की संख्या P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N, तो न्यूक्लियॉन की संख्या यानी यहाँ पर दे रखा है, देखिए फार्मूला में, तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान को हम A से सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या तो A बराबर N प्लस P हो जाएगा। परमाणविक प्रतीक का निरूपण देखिएगा, X जहाँ उदासीन, X जो है ये उदासीन परमाणु प्रतीक है, A ऊपर में होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं और नीचे में जो होता है उसे परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे पहले एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघ को आर्टिकुलेटा नाम से जो है एक ही समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1845 में केटी वान सीवोल्ड ने एनेलिडा को इस समूह से अलग कर उन्हें वेरमम्स नाम दिया और शेष जंतुओं को आर्थ्रोपोडा नाम के एक समूह में रखा। उसके बाद आता है श्वसन। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीव में कोलोम द्वारा, स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों या फुसफुसियों द्वारा होती है। उसके बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्रिया मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होती है। फिर है, इस संघ के जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा का ही है। नेक्स्ट है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, इनका शरीर द्विपार्श्वीय सममिति खंडयुक्त त्रिस्तरीय होता है। इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होता है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये जो दे रखा है फॉर्मूला, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटासियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन निकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, जो संतृप्त
हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे अपमार्जक है। अपमार्जक क्या होता है? ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका कह रहा है अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं अतः ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटासियम लवण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटासियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है और साफ में जो है भी कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम Ca और मैग्नीशियम Mg के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि पर ट्यूमिट विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम यानी Ca व मैग्नीशियम Mg के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर जो है कर ली जाती है। जल का सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा सेंधा नमक धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के pH मान के बढ़ने का सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा सेंधा नमक, उसके बाद होगा बेकिंग सोडा, उसके बाद होगा धोने का सोडा, फिर होगा बुझा हुआ चूना। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। दिया हुआ सेंधा नमक 7 से अधिक इसका जो है pH मान होता है। बेकिंग सोडा का pH मान 8.1 होता है, वहीं धोवन सोडा का pH मान 11 होता है और बुझा हुआ चूना का pH मान 12.4 होता है। नेक्स्ट दे रखा है 31 नंबर क्वेश्चन असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णन करता है? यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। एक वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। डिस्कशन में दे रखा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग या अचर वेग कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या अस्थिर वेग कहलाते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर जो होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अम्ल करते हैं तो अम्ल जो करता है अनीला, अनीला यानी इसको याद रखिएगा अनीला, ठीक है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल हुआ नीला को लाल कर दिया, ठीक है। अम्ल जल में घुलकर pH आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। pH स्केल पर 7 से कम अंक अम्लीय जो है प्रकृति दर्शाते हैं। 7 से जितने कम अंक होंगे वह उतना ही प्रबल अम्ल होंगे। अब अन्य अम्ल इसका नाम देख लेते हैं किसमें पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी का डंक जो होता है उसमें पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल होगा नींबू संतरा में पाया जाता है या खट्टे पदार्थ जितना भी होता है फल उसमें। लैक्टिक अम्ल दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक एवं टमाटर में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में होता है। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर और अन्य पेय में होता है। मैलिक अम्ल ये आपको सेब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोना। सबसे अधिक
जो है तन्य धातु सोना होता है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तान्यता कहा जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की गुण को आघातवर्धता कहते हैं। आघातवर्धता तथा तन्यता के कारण धातु को हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बनिक श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में डैश कार्बनिक श्रृंखला होती है। यहाँ पे हो जाएगा इसका असंतृप्त और यहाँ पे संतृप्त, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः वनस्पति तेल स्वादवर्धक होते हैं, वहीं जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा। ब्रह्मोस जो है विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा वाले गलत हो जाएगा। ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ब्रह्मोस के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और यह 2.8 मैक ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्री नदी और रूस के मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। अब आता है निर्भय मिसाइल। यह एक लंबी दूरी की सब क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, जिसे हम DRDO कहते हैं। इस मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण पहली बार उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 12 मार्च 2023 को किया गया था। अब आता है निसार क्या है। निसार जो है इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है, इसी को निसार कहा जाता है। यहाँ पे सी हो जाएगा। निसार इसरो और नासा द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष रडार मिशन है। ठीक है, कह रहा है दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark II नामक प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और द्रव्यमान का अवलोकन करना है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कैबिनेट के किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? ये किया गया था 23 अगस्त को। भारतीय कैबिनेट ने 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कह रहा है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया? तो ये हो जाएगा अमेरिका का। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सराहना की गई। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुई है? तो ये हुआ है ग्रेटर काजीरंगा। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि ग्रेटर काजीरंगा में हुई है। विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाव काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और TSA फाउंडेशन इंडिया द्वारा 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबी हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5 प्रजातियां के 900 से अधिक मीठे पानी के कछुए और एक मादा घड़ियाल पाए गए हैं।
यह अध्ययन सुष्मिता कर और मोनालिसा वशिष्ठा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। यह एक सींगी वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कर है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैन किस देश को दिया? तो ये दिया गया था फिलीपींस को। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी? तो ये मिला था सुल्तानगंज से। बिहार में सुल्तानगंज से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में यह मूर्ति पाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट है इस मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बांका के सांसद गिरिधर यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को विदेश से भारत लाने की मांग की थी। 42वां क्वेश्चन कर है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा 61.80%। ठीक है। बिहार में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 61.80%। पुरुष साक्षरता में देखिएगा 71.2%, महिला साक्षर में 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतासी है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान भाग नहीं है? यहाँ पे इससे आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है तटीय मैदान का भाग नहीं है। पॉइंट दे रखा है शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविश्वसनीय रूप में भावर प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र में कंकर पत्थर की अधिकता के कारण इसमें बहुत अधिक संघनता होती है, जिसके कारण नदियां यहाँ विलीन हो जाती है। उसके बाद आता है भावर प्रदेश के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी को तराई प्रदेश कहा जाता है। भावर प्रदेश की लुप्त हुई नदियां यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। नेक्स्ट है तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है एवं यहाँ जैव विविधता का विशाल भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ की मिट्टी दलदली मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन कर रहा है पेरियार बांध रिजर्व भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है पेरियार बांध रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल में स्थित एक अन्य टाइगर रिजर्व पाराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व है। कुछ अन्य बाघ रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। बाघ रिजर्व दे रखा है अवस्थिति बांदीपुर, भरदा, नागरहोल, दांदेली या अंसी, पीलीगिरी, रंगनाथ, ये जो सारा है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद आता है कालकंड, मुडनदुथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लुपुथुर जो मेगा मलाई के नाम से जाना जाता है, ये आपके सारे तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है मेलघाट, पेंच, ताडोबा या अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव या नागजीरा बोर्ड, ये सारे के सारे महाराष्ट्र में अभ्यारण्य है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर है निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है? तो ये हो जाएगा वर्डप्रेस। कर निम्न में से वर्डप्रेस का उपयोग इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। गूगल टॉक को जो है जी टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग करने के हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु 900 के एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गूगल हैग आउटसाइट के जरिए कॉल
वीडियो कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंग आउट सर्च फॉर एयर के जरिए यूट्यूब पर लाइव प्रसारण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर रहा है कालाजार बीमारी का रोगाणु है, ये हो जाएगा यहाँ पे लिस्मेनिया। कह रहा है कालाजार बीमारी का रोगाणु ऐसे को जीवाणु भी कहते हैं, ये लिस्मेनिया है। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया डोनावाली नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाले अंग अस्थि मज्जा है। इस रोग की वाहक बालू मक्खी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण होने वाले अन्य रोग में देखिएगा तो मलेरिया। प्रोटोजोआ से एक ट्रिक याद रखिएगा, पापा काम पर सोते हैं। देखिए पापा से हो जाएगा पैरिया, इसके बाद एक पास से लगेगा तो पैरिया, दूसरे से हो जाएगा पेचिस। काम तो ये हो जाएगा यहाँ पे और होगा इसका, ये ट्रिक है इसका। एक मलेरिया हो जाएगा, पैरिया हो जाएगा सोने की बीमारी, और पेचिस ये प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। पैरिया जो होगा एंटी अमीबा जिंजिन वैली से होता है। सोने की बीमारी होगा ट्रिपेनेसोमा गेवियंस से होगा। पेचिस होगा एंटी अमीबा हिस्टोलिका से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समसूत्री विभाजन मदद करता है, ये करता है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में। यहाँ पे दे रखा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने जो है इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है यह विभाजन कायिकी कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है। पहला जो होता है ये होता है अंतरावस्था, दूसरा होता है पूर्वावस्था, तीसरा होता है मध्यावस्था, चौथा होता है पश्चिमावस्था, और पांचवा जो होता है वो होता है अंत्यावस्था। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिकाओं से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कर रहा है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा परमाणविक नाभिक के लिए। ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग परमाणविक नाभिकीय की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार करवाया। इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 49 नंबर निम्न में कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है, तो ये हो जाएगा पट्टीचित्र। पट्टीचित्र हस्तशिल्प कला बिहार का नहीं है बल्कि ये उड़ीसा की परंपरा चित्रकला है। इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं में देखिए एक आता पहला खटवा कला। खटवा एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति बिहार में हुई थी। इसका उपयोग डिजाइनर टेंट, छतरिया और शमियाना बनाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से राजघरानों और कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू और छतरियां बनाने के लिए खटवा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आता है सुजनी कढ़ाई। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। परंपरा रूप से महिलाओं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती है, लेकिन अब यह कढ़ाई कला जिले की 600 महिलाओं के लिए आजीविका और आत्मनिर्भर का जरिया बन गया है। उसके बाद आता है मधुबनी चित्रकला। इस मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। यह जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख कला परंपरा है। इस कला का आरंभ 1960 में मधुबनी जिले के एक
साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान है। नेक्स्ट है इस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार बउआ देवी, दुलारी देवी आदि हैं। चलिए 50 में क्वेश्चन कर रहा है योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर सी हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, 51 नंबर, इसको बनाइएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड ज्यूरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नाउन, यहाँ पे हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, बी हो जाएगा। अब ये गद्यांश दे रखा है, ठीक है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। गद्यांश लगभग आपका सही ही होना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ के इसी के आधारित क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो इसको आपको सोल्व करना है। जैसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है, इतिहास से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें दे रखा है गुप्त काल एक साहित्य एवं दृष्टि से स्वर्ण काल था। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला के साथ साथ अन्य विविध कलाएं का उत्थान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है गुप्तकालीन कला की विशेषताएं निम्न है। प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ, विदेशी प्रभाव से मुक्ति हुई, कुषाण आदि पूर्वकालीन नगरता का लोप हुआ, धर्म कला के अनुगामी के रूप में हुआ था, पाषाण काल अत्यधिक प्रयोग, साथ ही ईंटों का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है देवघट का दशावतार मंदिर, वैष्णव मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर किसी देश की कार्यशील जनसंख्या। कह रहा है मानव संसाधन को जनशक्ति, श्रम शक्ति या कार्मिक भी कहा जाता है। मानव संसाधन किसी देश की जनसंख्या में मौजूद योग्यता, क्षमता, कौशल और ज्ञान को कहा जाता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य को पशु से देवता कौन बनाता है, तो ये हो जाएगा इसका श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य को देवता बनाती है। ने 56 क्वेश्चन कर रहा है तिलक ने ऐसा क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, पुस्तकों में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। तिलक ने कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे, ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा क्योंकि पुस्तकों में नरक को स्वर्ग में बदलने की शक्ति होती है। चलिए 57वां क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल बिहार में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सारनाथ। बौद्ध सर्किट में सम्मिलित स्थलों में सारनाथ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरू किया गया था, जिसमें देश भर में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी जगहों को जोड़ने हेतु सड़कों को आपस में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध सर्किट में शामिल स्थलों निम्न है, जैसे देखिए बोध गया बिहार में, राजगीर बिहार में, वैशाली बिहार में, कहलगांव बिहार में, पटना बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, पिपराहवा उत्तर प्रदेश में, कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश में और संकीसा ये भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन कर है निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क में डाल दिया, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया। यहाँ पर डिस्कशन भी दे रखा है, कर निम्न में से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 29 क को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार का रूप दिया गया। नेक्स्ट है वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला जो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। नेक्स्ट आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 15%। करा 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है जहां सदन की संख्या 40-40 है वहां अधिकतम 12 होंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर है किसी संविधान या किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट है इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कुल मूल कर्तव्यों की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 61 नंबर क्वेश्चन कर है गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। डिस्कशन में पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह अपने वायुमंडल को पकड़कर जो है रखता है तथा इसे अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणुओं में द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणुओं और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ध्वनि का संरचना नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, तो निर्वात में ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। नेक्स्ट पॉइंट कर है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती है। नेक्स्ट है माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसकी ध्वनि की चाल जो है ये बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नेक्स्ट 63 में क्वेश्चन कर रहा है एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में कौन से कथन सही है। पहला दे रखा है यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है तब इसके वेग में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। दूसरा कह रहा है यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। तीसरा कह रहा है इसमें यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या नहीं हो किंतु इसमें जो है कुछ त्वरण भी होगा। चौथा कह रहा है यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। तो इसमें कह रहा है सही विकल्प को चुने। इस तरह से इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 3 और 4, 3 एवं 4 जो है इसका सही विकल्प दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बाद में कि दोनों ऊपर का गलत है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग स्थिर रह सकता है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु सीधे रेखा में चलती है और इसका वेग समान या समय अंतराल में समान रूप से
घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु के गति की व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से की जा सकती है। जहाँ पे दे रखा है यहाँ पे v बराबर होता है वस्तु का अंतिम वेग, u बराबर होगा यहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक वेग, a बराबर जो होता है उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो जाएगा और t बराबर टाइम। इस तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे तो s बराबर होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे दे रखा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड यानी देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वर्ग सेकंड होता है। चाल का SI मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन है फोर्स का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें F किसका संक्षिप्त रूप है तो ये हो जाएगा फ्री का। फोर्स का पूर्ण रूप जो होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, फोर्स वह सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त से उपलब्ध है और उपयोगकर्ता को इसे चलाने, संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे मुफ्त शब्द का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और ओपन सोर्स का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है तो इसका हो जाएगा 99,257.51 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कुल शहरी क्षेत्रफल दिखेगा तो ये 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल दिखेगा 2.86% क्षेत्र में बिहार का विस्तार है। इसके बाद देखिएगा तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड है, ये यहाँ से लेकर के, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। वही देशांतरीय विस्तार देखिएगा तो 63 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांवर झील। ठीक है, कर रहा है कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसर्पण प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल क्रमशः है, जिसमें कांवर झील हो गया, नांगी पक्षी अभयारण्य हो गया और एक नकटी पक्षी अभयारण्य हो गया। नेक्स्ट है रामसर एक ईरानी शहर है जहां 1971 में आर्द्र भूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो है वो हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश का जो है रेणुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया तो ये लागू किया गया था अगस्त 2011 में। यह कानून बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावे आवास, जाति, चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवा उपलब्ध नहीं करा सकने पर वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडित होंगे। बिहार संबंधी अन्य अधिनियम में देखिएगा तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 1993 में आया था। बिहार मद निषेध शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय सरकार की तरफ से डैश करेंसी नोट जारी करता है, ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, एक आंसर हो जाएगा। डिस्कशन दे रखा है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंकों के अन्य कार्य में देखेंगे तो व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करना। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति से या अनुमति के नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने एवं प्रकाशित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको उचित हिस्सा नहीं मिला है, तो ये हो जाएगा श्रमिकों को, यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा है वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से श्रमिकों को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है, अर्थात इसका व्यापक अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए जो है खोलना। 57वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश अपने रणनीति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है, तो ये हो जाएगा चीन। चीन अपने रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स को अपना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रे जोन वारफेयर रणनीति बलपूर्वक की जाने वाली कार्रवाई जो सशस्त्र संघर्ष से दूर होती है, लेकिन सामान्य कूटनीति, आर्थिक और अन्य गतिविधियों से परे हैं, को व्यापक रूप से चीन के घरेलू आर्थिक, विदेश नीति और सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक में। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन कह रहा है सुश्री शांति देवी पासवान और शिवन पासवान को डैश से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मिथिला और गोदना पेंटिंग विद्या की सिद्धहस्त कलाकार लहरियागंज मधुबनी की दंपति शांति देवी एवं शिवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्रपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इनके कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में ख्याति मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शांति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का प्रयोग राज्यसभा द्वारा किया जाता है, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनिए। पहला कह रहा है यह संघ सूची और समवर्ती सूची की स्वीकृति देती है। दूसरा है यह आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देते हैं। तीसरा है यह कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देते हैं। चौथा दे रखा है यह संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 2 और 4, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है। समान विधेयक का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना है। संवैधानिक संशोधनों विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति है। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक इकाइयों जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्टों पर विचार करना है। नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। मतलब पॉइंट दे रखा है राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
अनुच्छेद 75 के 2 में कहा गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन कह रहा है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कीकट, डी हो जाएगा। डी में कहा गया है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुष्य, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सुभद। कह रहा है अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर जो है सुबध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो ये हो जाएगा 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य और क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेन्ना सर्वप्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषा का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनु चरित्र हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं में अमुक्त मालदेय है जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को जो है कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। यहाँ पर दे रखा है जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा और साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण 2 देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूं। नेक्स्ट 78वां क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो कि 1773 से 1785 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है 79वां क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाम अष्टम। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टम हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से लेकर 1858 ईस्वी तक था तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 80वां क्वेश्चन कह रहा है फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल साप्ताहिक संवाद कैमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने जो है फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मीरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जो गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने जो है भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट लाइन दे रखा है यहाँ पे लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीय द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मीरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था।
नेक्स्ट है यहाँ प्लान, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय जो कि मुगल वंश के शासक था इसके द्वारा दिया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन का है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो ये हो जाएगा पोलुरु में। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। कर्नाटक पर जो सितंबर 1780 में आक्रमण करके आरकोट पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोल्लुरु नामक स्थान पर हरा दिया था। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन का है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी, ये हो जाएगा आलम आरा। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी आलम आरा है। 14 मार्च 1931 को शनिवार मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आर्देशीर ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। ये भारत की पहली बोलती फिल्म टॉकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जिसे दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। 83 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट 84 में क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जिसे कहते हैं, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रीट निकालने का अधिकार है। 85 में क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेह होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन दे रहा है, कर है 8000 का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, इसके साथ ये सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। फिर मैथ का क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला लगाइएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का ये फार्मूला होता है, इसे निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है फिगर, इसमें एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, ये 2 समानांतर रेखा दे रखा है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण जो है एकांतर कोण हो जाएगा और यहाँ पे निकालिएगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट फिर मैथ का क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर मैथ है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य तो CP बराबर 20 SP, यहाँ पे निकालिएगा तो इससे निकल जाएगा कितना प्रतिशत का हो रहा है, तो यहाँ पे दे रखा है। फिर रीजनिंग का 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर सी आ जाएगा। फिर 92 नंबर क्वेश्चन मैथ का दे रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 6300 दे है तो धनराशि क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 30,000 हो जाएगा, सी। फिर है x tan 45 डिग्री गुण्य
साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री गुने टेन 30 डिग्री। यदि इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यहाँ बीच में 45 डिग्री होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसका यदि वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसका आंसर सी आएगा। 94वां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुना हो जाते हैं तो वास्तविक आय होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर अपरिवर्तित होगा। कह रहा है एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलन कर देगा, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये 1948 में किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्काल उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। 96वां क्वेश्चन का ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंधित है? ये दूध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का दूध आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध दूध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्जियन कुरियर थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है ये कौन है? तो ये गंगा हो जाएगी, क्योंककि भारत की सबसे वाह नदी में गंगा है। भारत की नदियों की लंबाई देखिएगा तो गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन है मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वनारोपण से जो है रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरकता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है। वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय माना जाता है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरण कृषि पर रोक लगाने और मेरबंदी। 99वां क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्वाटिक, इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। 100वां क्वेश्चन कह रहा है इट इज टाइम टू डू द वर्क चेंज द वॉइस, इसका जो है वॉइस चेंज करना है, जिसका बी आंसर हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। इस तरह से 100 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगला जो पेपर है उसको लेकर के आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए ताकि जो वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।